देखेंगे बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिख लिए थे 1245 इंटू 10⁻⁻9 मीटर डिवाइडेड बाय डेल्टा ई एंड दिस शुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आज हम लोग एक नया फॉर्मूला है उसको प्रूव करने का ट्राई करेंगे। ये रहा N1, ये रहा N2, ये रहा N3, ये रहा N4। An electron jumps from any orbit to any orbit. Let's say it jump from N2 से N1। ठीक है, N2 बेटा फर्स्ट और सेकंड नहीं है, N1 N2 कुछ भी हो सकता है। N1 कैन बी फर्स्ट, N2 कैन बी फिफ्थ, मतलब हम लोग को फर्स्ट सेकंड नहीं लेना है। हम लोग को प्रूव करना है 1/λ इज इक्वल टू 109,678 1/N1 सॉरी इसमें यही परेशानी है। इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। हम लोग को ये प्रूव करना है 1/λ इज इक्वल टू इतना, और यहां पर आएगा सेंटीमीटर इनवर्स। ये अपने को प्रूव करना है। मैं चाहता हूं आप लोग एक बार ट्राई करें। क्या ट्राई करना है? N2 से N1 इलेक्ट्रॉन जंप किया है, लैम्डा अगर मान लेते हैं, यहाँ पर वेवलेंथ है, यहाँ पर वेवलेंथ कितना मान लिए? वेवलेंथ हम लोग लैम्डा मान लिए। तो दिस लैम्डा ये वाला फॉर्मूला में बैठेगा। तो करना क्या है समझिए, हम लोग को सिंपली बोलना है hc/λ इज इक्वल टू ई ऑफ N2 माइनस ई ऑफ N1। यही तो होना था बेटा, ई ऑफ N2 माइनस ई ऑफ N1। अब आप इसको कैलकुलेट वगैरह कीजिए तो देखिएगा ऐसा कुछ आ जाएगा। ट्राई कीजिए बेटा, आपके पास समय है। ये मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि स्कूल में बेटा ये सिंपल डेरिवेशन आएगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा प्रूव दैट 1/λ इज दिस मच। तो एक बार ट्राई कीजिए प्रूव करने का। सुबैन बेटा बहुत दिनों के बाद, कहाँ थे इतने दिनों तक?
देखिए बेटा ऐसे सिंपल, ऐसे ही सिंपली होना है बेटा, ठीक है, ऐसे ही सिंपली हो जाएगा। अब थोड़ा बेटा कैलकुलेशन खुद से कीजिए। 13.6 जेड स्क्वायर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, नीचे HRC प्लेस कीजिए और मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, देखिए क्या आता है। सर एक बार पीछे करिए ना। हो गया सर। इसमें किसी को डाउट है बेटा कैसे प्रूव हुआ? नो सर। ठीक है, देखिए 1/λ इज इक्वल टू अल्टीमेटली आएगा 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप किया? n2 से n1 जंप करता है, n2 से n1 जंप करेगा तो ऐसा कुछ होगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो अपना है 109,678, ये जो अपना है इसको हम लोग एक नया टर्म दिए हुए RH, दिस इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू RH जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन दे दे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी पता कर सकते। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया है फाइंड लैम्डा फॉर n equal to 4 to n is equal to 2 transition in helium plus ion, using this formula we can do this। क्या करना है हम लोगों को? यहाँ पर ये वाला बेटा आपका हो जाएगा n2 और ये हो जाएगा n1। ठीक है, 4 से 2 है ना बेटा, तो ऐसा होगा, पहले 2 आएगा फिर 4 आएगा। आर तो वैल्यू पता है 109,678। जेड क्या होगा बेटा? हीलियम प्लस का जेड कितना आना चाहिए? 2 आएगा। तो आप सॉल्व कीजिए और लैम्डा मुझे बताएंगे। कैलकुलेशन है बेटा, करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। सर कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? नहीं बेटा, कैलकुलेटर आपके स्कूल में अलाउड नहीं है बेटा। ठीक है सर। बोलने के बाद ही बेटा करेंगे तो आप कैलकुलेटर से ही अभी। नहीं 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 नहीं, हम नहीं करेंगे, छोड़िए। चलिए ठीक है।
देखिए 1/λ इज इक्वल टू RH Z², 1/N1² माइनस 1/N2²। अपने क्वेश्चन में बोला है कि N2 आपका 4 है, N1 आपका 2 है और हीलियम प्लस है, मतलब Z इक्वल्स टू 2 है। प्लेस करते जाएंगे, RH इंटू 2² 1/2² माइनस 1/4², तो RH इंटू 4 ये आएगा 16, 4 माइनस 1, तो RH 4 इंटू 3/16, ये सबका आना चाहिए। तो 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 3/4। बेटा सबका यही आया। यस सर। implies that lambda is equal to 4/3 into 1/RH। अब बेटा ये 4/3 इंटू 1/RH, ये हर बार हर इक्वेशन में ये 1/RH आएगा। तो आपको करना क्या है, इसको RH को 109678 सेंटीमीटर इनवर्स लिखना है। 4/3 इंटू 1/109678 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो इसको हम लोग को डिवाइड करने में बड़ा परेशानी, बहुत डिफिकल्टी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे कि इसको डिवाइड करने के बाद आता क्या है। 1 को 109678 से डिवाइड करने के बाद आना क्या चाहिए हम लोग को याद रखना होगा। एग्जाम हॉल में डिवाइड करके नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आएगा। तो कोई बताएगा कि इसको डिवाइड करने के बाद क्या आता था बेटा? भूल गए। भूल गए? 91 नैनोमीटर आता है। 91 नैनोमीटर। हाँ बिल्कुल हाँ सही, हाँ बिल्कुल ठीक ठीक सही। ठीक, भूल गया। 91 नैनोमीटर आता। अब रट्टा मार लेना है हम लोग को। तो 4/3 इंटू 91 नैनोमीटर अपना आंसर है। तो अब करके देख लीजिए बेटा, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा। 30.3, 121 नैनोमीटर आना चाहिए। देखिए तो यही आया क्या? यस सर। हाँ सर। अब 60, हाँ यही आना चाहिए। 121 नैनोमीटर अप्रॉक्स आएगा। सही है सुष्मिता बेटा, आपका भी सही था। ठीक है, समझ में आया बेटा। ये क्वेश्चन है वैसे ही बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लैम्डा निकालना है 3 से लेके 1 हाइड्रोजन एटम में। इसी तरीके से कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आना है बेटा, हर एग्जाम में आता है। बोर्ड का हो उसमें आएगा, जॉइंट का हो उसमें आएगा। ये भी निकालना है आपको। सर जीरो लिखा है ऊपर में। क्या बेटा? इन्फिनिटी इन्फिनिटी। आवाज नहीं समझ में आई। सर 3 सेकंड नंबर वाला। क्या? सर वो बोल रहे हैं कि आप जीरो लिखे हैं। इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी। ओके सर। ये 3 से 1 मत निकालिए, ठीक है, टाइम पास हो जाएगा उसमें। इन्फिनिटी से 1, 2 से 1, 3 से 2, इन्फिनिटी से 2। शुरू करते हैं। सभी हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है, ठीक है।
टाइम लगेगा बट निकालिए, इतना निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा, कैलकुलेशन याद हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। इजी इजी कैलकुलेशन है, क्योंकि इस बार 1/r को 91 यूज करना आएगा आपको अब। पहला वाला का सबका आंसर आया? यस सर। दूसरा वाला का क्या आया, कोई बताएगा? सुबह बेटा कैलकुलेट करके पूरा बताना है बेटा, ये थोड़ी ना 3r/4 से चलेगा, प्रॉपर बताएंगे। ठीक है। सही है बेटा, दूसरे वाले का ये आना चाहिए, ये दूसरे वाले का आएगा।
हो गया बेटा, देखिए सिंपल है। कहाँ चला गया? 3 से 2 जल्दी से बताएंगे किसका किसका आया हुआ है, सही आया हुआ है। 656 नैनोमीटर अप्रॉक्स है सब, ठीक है। किसी का 655 आएगा तो रोने मत लगिएगा, ठीक है, सब बराबर आंसर है। ये आएगा आपका 364 नैनोमीटर। ये आना चाहिए 800 समथिंग। हाँ बहुत बढ़िया। नहीं नहीं 800 समथिंग तो ये आएगा ना बेटा, इन्फिनिटी से 3। हाँ 819 नैनोमीटर। और 4 से 3 कितना आया बेटा? सब बड़ा आ रहा है। हाँ 1872 सही है। यही आ रहा है बेटा लगभग। यस सर। हाँ समझ में आया। तो ये बेटा अब देखो, ये वैल्यू जो है ना बेटा याद रखना चाहिए। ये वैल्यू याद रखिएगा तो जेई मेन में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ सॉल्व नहीं करना है, वहाँ याद रहेगा। अब देखिए इसको थोड़ा हम लोग प्लॉट करेंगे। प्लॉट क्या करेंगे मतलब ये समझिए, मान लेते हैं ये अपना अलग अलग लेवल है, ठीक है। ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, ठीक है। समझिए बात को। और ये रहा आपका इन्फिनिटी, ये रहा इन्फिनिटी। यहाँ से यहाँ अगर कोई जंप करता है तो इसका कितना आया? 91 आया। वही काम को यहाँ से यहाँ करेगा तो इसका आएगा 121। बेटा 91 नैनोमीटर अल्ट्रा वायलेट लाइन होता है, 121 नैनोमीटर भी अल्ट्रा वायलेट होता है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ जंप करेगा, इन्फिनिटी से 1 जंप करेगा या 2 से 1 जंप करेगा, समझोगा बात को बेटा। इन्फिनिटी से 1 जंप किया 91, 2 से 1 जंप किया 121। अगर कोई 3 से 2 जंप करेगा, कोई 3 से 2 जंप करेगा तो इसका वेवलेंथ एग्जैक्ट नहीं बताना है,
रेंज आप बता सकते कहां से कहां रहेगा? नॉट एग्जैक्ट, बट किसके बीच में रहेगा ये सोचिए। बेटा यहां पर 91 था, ये 91 है, ये 121 है। क्योंकि इसका एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है, इसका एनर्जी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ कम है। इसका एनर्जी क्या है बेटा? इसका एनर्जी इससे मोर है, ग्रेटर देन दिस एनर्जी, लेस देन दिस एनर्जी। नहीं, यहां से यहां एनर्जी से लेस, यहां से यहां एनर्जी से मोर। तो मोर देन दिस एनर्जी मतलब शॉर्टर देन 121 एंड लॉन्गर देन 91। समझ में आया? तो मतलब ये वाला भी जो है आपका, ये सब के सब 91 से लेके 121 के बीच में होंगे। तो अगर आप इंफिनिटी से 1 में जंप करेंगे तो अल्ट्रा वायलेट, 2 से 1 में जंप करेंगे अल्ट्रा वायलेट, 3 से 1 में जंप करेंगे तो भी अल्ट्रा वायलेट, 4 से 1 अल्ट्रा वायलेट, 5 से 1 अल्ट्रा वायलेट, 6 से 1 अल्ट्रा वायलेट। कहीं से भी 1 पे आएंगे वेवलेंथ आपको अल्ट्रा वायलेट मिलेगा। कौन से एटम में? हर एटम में नहीं, हाइड्रोजन एटम में। ये रट्टा मार के रखिएगा, हाइड्रोजन एटम में आपको मिलेगा ये वाला। अब और कोई एटम होगा तो क्या होगा बेटा? सोचिए क्या होगा? 91 इंटू जेड स्क्वायर होगा या 91 बाई जेड स्क्वायर होगा? सोचिए बेटा। 91 बाई जेड स्क्वायर। सही है बेटा। फॉर्मूला देखिए अपना लैम्डा में, तो वो अपना जेड स्क्वायर नीचे आना चाहिए लैम्डा के लिए, ठीक है? ये हो जाता है जेड स्क्वायर। तो मतलब अगर आपको हीलियम के लिए अब कुछ पूछ लेगा ना, तो आप सॉल्व नहीं करेंगे जॉइंट में, आप सीधा ये याद करके गए हैं, पूछा आपने, प्लेस किया जेड, आंसर लिख दिया। समझ आया? ये फायदा है बेटा, इसीलिए बोल रहे इसको याद रखना जरूरी है। अब ध्यान से देखिएगा, ये बेटा 91 से लेके 121 जो है ना अल्ट्रा वायलेट होता है। अब ध्यान से रह जाएगा, लाइमन सीरीज क्या होता है? लाइमन सीरीज मतलब all those wavelength which is obtained from any orbit to first orbit। कहीं से भी अगर फर्स्ट पे जंप कीजिएगा तो जो लाइन मिलता है उसको हम लोग लाइमन सीरीज का लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइमन सीरीज का लाइन कहते हैं। और इंफिनिटी से 1 लास्ट लाइन ऑफ लाइमन कहा जाएगा, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन। 2 से 1 फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन कहा जाएगा, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। 2 से 1 फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। तो कितनी बार बदमाशी क्या करता है ये लोग, आपको ऑर्बिट का नंबर नहीं बताएगा, बोलेगा सेकंड लाइन ऑफ लाइमन का वेवलेंथ बताओ। अब वहां पे एग्जाम में सोचता कि फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है, तो अब पूछना नहीं चाहिए वैसे करके कि फर्स्ट क्या है सेकंड क्या है, नॉर्मली नंबर देके पूछे तो उससे समझ में आता है। बट ध्यान रखने वाली बात है, फर्स्ट लाइमन होगा 2 से 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा। अब सेम काम हम लोग नेक्स्ट वाला के लिए करते हैं। इन्फिनिटी से 2, 3 से 2, बीच में आएगा 4 से 2, 5 से 2। तो बेटा इसका आपका कितना आया था? इसका आया था 356 या 364, क्या आया था बेटा? 64 आया होगा। 64। हाँ 64 आएगा।
और ये हाँ 656 आया था बाई जेड स्क्वायर, किसी और के लिए हाइड्रोजन के लिए जेड स्क्वायर को 1 प्लेस कर देना है। ये कौन सा है बेटा, ये अपना विजिबल है, तो n से 2 these lines are called बाल्मर लाइन, और बाल्मर इज विजिबल इन कौन सा, इन हाइड्रोजन एटम। मतलब बाल्मर के जो लाइन है बेटा वो विजिबल लाइंस है। बाल्मर के जो लाइन होंगे ना वो आपको कलरफुल दिखेगा, अल्ट्रावायलेट लाइट आपको आंखों से नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत बहुत छोटा वेवलेंथ है, बट बाल्मर वाले लाइंस दिखते हैं। बट हेलो। हाँ बेटा बाल्मर वाले लाइंस आपको दिखते हैं, ठीक है। तो बाल्मर विजिबल है बेटा, बट ध्यान रखिएगा बाल्मर इज विजिबल इन हाइड्रोजन। अगर हीलियम प्लस की बात करेंगे तो ये बेटा बाई 4 से डिवाइड होगा और ये भी बाई 4 से डिवाइड होगा, तो विजिबल नहीं बचेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, लिखा होना चाहिए कि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो बाल्मर को विजिबल टिक कीजिएगा। लिख लीजिए बगल में, बाल्मर इज विजिबल फॉर हाइड्रोजन एंड नॉट हीलियम प्लस, एंड नॉट हीलियम प्लस। कोई बताएगा हीलियम प्लस में बाल्मर कहां चला जाएगा? अल्ट्रावायलेट। बहुत बढ़िया बेटा, यही क्वेश्चन पूछता है कि हीलियम प्लस में बाल्मर कहां पे है। नेक्स्ट, अब हम लोग लास्ट वाला देखते हैं। गड़बड़ हो गया, चलिए यहां से यहां तक। अच्छा बाकी सब लिख लिए बेटा, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन बाल्मर का? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहां पे बेटा आपका ये आया था 819 ना, हाँ, और ये था 1872। बेटा ये दोनों जो है ना कहीं से भी अगर थर्ड पे आए तो दिस इज नोन एज पैशन, एंड पैशन इज व्हाट, इंफ्रारेड। ये लोग बेटा इंफ्रारेड है, क्यों? इनका वेवलेंथ जो है रेड कलर से ज्यादा है। रेड कलर कितना वेवलेंथ है बेटा? 700 नैनोमीटर, मतलब रेड वहीं तक आपको दिखेगा, 750 नैनोमीटर आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो इंफ्रारेड है। तो 800 भी इंफ्रारेड होगा, 1872 भी इंफ्रारेड होगा। इसके बाद जितना भी ऊपर आप जाएंगे दोज विल बी कॉल्ड इंफ्रारेड, इसके बाद इंफ्रारेड आता रहेगा। चलिए, तो क्या क्या था? लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री। हम्फ्री। बस इतना काफी है। ये कहीं से भी 1, कहीं से भी 2, कहीं से भी 3, कहीं से भी 4। बट ये सारा कुछ फिर से बता रहे हाइड्रोजन के लिए लिखवाए हैं, ये हीलियम के लिए टिक करके नहीं आइएगा, हीलियम के लिए टिक करके नहीं आना है। यस सर। चलिए बेटा ये वाला तो हो गया आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और कुछ डाउट है, कोई टॉपिक? बेटा इक्विवेलेंस वाला कॉन्सेप्ट ना बेटा अभी नहीं करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी आएगा इक्विवेलेंस वाला कॉन्सेप्ट जो है आपके स्कूल एग्जाम में, अभी जिसके भी जितने भी स्कूल है उसमें नहीं आना, ठीक है। ज्वाइंट में अभी हम लोग कुछ भी इक्विवेलेंस वाले से सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व कीजिए। हर क्वेश्चन को मोल कॉन्सेप्ट से बनाना है अभी।
ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन है रेजोनेंस हाइब्रिड। बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड लेट से ये कार्बोनेट अनायन है, तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, हम लोग को मालूम है। ठीक है, ये 3 बनेंगे। इन तीनों का स्ट्रक्चर, का मिक्सचर जो बनता है that will be known as resonance hybrid, तो इन तीनों का मिक्सचर बनाना है। इन तीनों का मिक्सचर, यहां डबल सिंगल सिंगल तो ये पार्शियल डबल हो जाएगा, सिंगल डबल सिंगल तो ये पार्शियल डबल हो जाएगा, सिंगल सिंगल डबल तो ये भी पार्शियल डबल हो जाएगा। न्यूट्रल माइनस माइनस, -2/3 आप लिख सकते हैं, डेल्टा माइनस भी चलेगा, -0 -2/3 आप -2/3 लिख सकते हैं, बट हम लोग डेल्टा माइनस लिख के काम कर देते हैं। ठीक है, एनी चार्ज लेस देन 1 डेल्टा माइनस चलता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बेटा कुछ नहीं है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना, उस सबका मिक्स करके जो बनता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब आपका मॉलिक्यूल जो है CO3 2- किस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूल बेटा इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें नहीं करता, इसमें नहीं करता, इसमें करता है। अब आप बोलेंगे फिर ये वाला क्यों बनाए? ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए। मॉलिक्यूल को मिक्सिंग विक्सिंग कुछ समझ में नहीं आता, मॉलिक्यूल जो है हाइब्रिड में है। हम लोग फिर बुक में क्या करते हैं, समझने के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा, दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। -2/3 बेटा यहाँ पे कितना है, 0 चार्ज, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, तो आपके 3 चार्जेस है, 0 -1 -1, 3 चार्जेस बाई 3, तो एवरेज चार्ज कितना आएगा एक पे, -2/3। एवरेज चार्ज निकालना है बेटा, सबका ऐड करके एवरेज निकाल लीजिए, -2/3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बेटा, एक क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास। देखिए बेटा, इक्विवेलेंट मास या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये सब ना बेटा, एक होता है इसका फॉर्मूला और एक होता है इसका डेफिनेशन। कभी भी डेफिनेशन से इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश मत कीजिएगा। कभी भी इक्विवेलेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट डेफिनेशन से समझना ही नहीं है। डेफिनेशन से क्यों नहीं समझना है? किसी को याद है शेक्सपियर बेटा कौन से एरा में थे, किस साल में शेक्सपियर थे, किसी को याद है? 15th सेंचुरी। हाँ बेटा, शेक्सपियर कौन से साल में थे? यहाँ बेटा आप लोग क्या पढ़े हैं बेटा, खास करके वो लोग जो ICSE बोर्ड से है। अरे सर हम लोग को वो नहीं लिखा रहता था कि शेक्सपियर कब हुआ। अरे रफ आइडिया तो रहेगा ना बेटा, अप्रोक्सीमेट आइडिया कौन सा ईयर अकबर का है, कि अकबर मतलब मुगल यहाँ पे अकबर थे तब थे, या फिर जब जीसस क्राइस्ट आए थे तब थे, कुछ तो रफ तो आइडिया रहता है ना। एनी हाउ सुनिए, ये जो इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट है, ये आप समझिए उस एरा से है जिस समय शेक्सपियर वाला इंग्लिश चला करता था। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करके डेफिनेशन उन्होंने डिफाइन किया था इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। समझिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट इज मच मच बिफोर देन मोल कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ था तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आ गया था। तो उस समय का जो डेफिनेशन है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट बेटा उस जमाने के लिए सही था, बट आज बेटा हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से मोस्टली चीज करते हैं। तो डेफिनेशन से समझना नहीं है। समझिए इक्विवेलेंट मास क्या होगा। H2SO4 है बेटा, ये 2H+ देता है और SO4 2- देता है। इसका मास होता है 98 ग्राम। आप मुझे ये बताइए, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड अगर लेंगे तो कितना H+ मिलेगा आपको?
मैंने आपको 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया, तो आपको H प्लस कितना मिलना है 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड से? 2 ग्राम। कितना बेटा? 2 ग्राम। 2 ग्राम नहीं बेटा, क्या बात कर, 98 ग्राम से 2 ग्राम। अच्छा ठीक है 2 ग्राम, बट एक्चुअली 2 मोल होगा। ठीक है 2 ग्राम आ रहा है, बट 2 मोल होगा, यहाँ पे बराबर हो जा रहा है, बट ध्यान रहिए दिस इज 98 ग्राम मीन्स 1 मोल, दिस विल प्रोवाइड 2 मोल ऑफ H प्लस। क्लियर? अब मुझे ये बताइए, मुझे 2 मोल H प्लस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 मोल H प्लस चाहिए। Then how much amount या mass of H2SO4 is required for 1 mole of H plus? 49 ग्राम। कितना? 49 ग्राम, और we can 98 simply by 2। say 98/2। वही तो। ठीक है, तो this will be called equivalent weight, this is 98/2, और molecular weight by number of ionizable H प्लस और OH माइनस। एसिड की बात करेंगे तो नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस से डिवाइड करेंगे, और बेस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ OH माइनस से डिवाइड करेंगे। अभी आयनाइजेबल H प्लस क्या होता है? इसका मतलब होता है कितना H प्लस आपको एसिड में रिलीज करता है, एज एन एसिड कितना H प्लस रिलीज होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 H हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल में, इसका मतलब नहीं है 10 से डिवाइड कर देना है, आपको पूछना है मॉलिक्यूल से वो कितना H प्लस देगा, उससे फिर डिवाइड करना है। मतलब ये अगर आप H3PO3 लेते हैं बेटा, तो ये आपको सिर्फ 2H प्लस देता है, भले ही 3 क्यों ना हो। इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, और H3PO2 का हो जाता है इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय 1। क्यों? दिस विल गिव यू ओनली 1 H प्लस एंड H2PO2 माइनस, ये देता है। तो इससे मतलब है कि कितना H प्लस आप दोगे। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट मास, दिस विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। मतलब इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। इसको n फैक्टर भी बोला हुआ है, बाय n फैक्टर। नेक्स्ट, अब अगर आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोल दे, क्या पूछे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो कुछ नहीं सोचना है बेटा, नंबर ऑफ मोल समझते हैं। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल? नंबर ऑफ मोल इज मास बाय मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी मास बाय इक्विवेलेंट वेट। इतना सिंपल है। डेफिनेशन पढ़ने मत जाइएगा इक्विवेलेंट मास का, ठीक है? सुनिए, अब बोलेंगे सर स्कूल में आ गया तो क्या करेंगे? अरे स्कूल में आ जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन लिख पाइएगा? क्या होता है मोलर मास का डेफिनेशन? मोलर मास का डेफिनेशन क्या होता है बेटा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। बहुत बढ़िया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ
वन इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। इक्विवेलेंट मास समझ में आया, मास ऑफ इक्विवेलेंट मास का मतलब वन इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए ये जो डेफिनेशन मैंने लिखाया ये बुक में नहीं मिलेगा, बट कोई टीचर गलत नहीं कर पाएगा, पता है आपका, इजीएस्ट डेफिनेशन है और कोई टीचर इसको रॉन्ग कर ही नहीं सकते। ठीक है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। बुक का लिखने जाइएगा तो बेटा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। What is the difference between average speed and most probable speed? बेटा एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, बेटा ग्राफ याद है किसी को कैसा बनाए थे? Yes, sir. हाँ, Yes, पहले Yes, स्टार्टिंग में sir. गलत बन गया था, वो भी याद है, नीचे Yes. थोड़ा Yes, गलत sir. बना दिए थे। क्या किए थे पहले बताएंगे बेटा, कौन सा ग्राफ सही है, देखे किसको किसको याद है। एक था बेटा जल्दी उठा था, सॉरी स्लोली उठा था, जल्दी से गिर गया था, ये वाला ग्राफ सही है, दूसरा वाला ग्राफ सही था? सर जल्दी उठेगा और आस्ते आस्ते गिरेगा। बहुत सही, बहुत सही बेटा, ये वाला ग्राफ गलत है। ग्राफ ऐसा है बेटा, बहुत फास्ट राइज है, स्लो फॉल है। मतलब इधर क्या है, हिल जो होगा स्टीप होगा, और इधर जो हिल होगा वो उतना स्टीप नहीं है। ये वाला ग्राफ सही है। ठीक है बेटा, मोस्ट प्रोबेबल ये वाला स्पीड है। मोस्ट प्रोबेबल मतलब ये वो वाला स्पीड, या वो ऐसे समझिए बेटा, क्लास में बहुत लोग के मार्क्स आते हैं, ऐसा मार्क्स जो मैक्सिमम लोगों का आया। फॉर एग्जाम्पल आजकल क्या होने लगा, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर स्कोरिंग 90। लेट्स से 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें से 50 लोगों के मार्क्स 90 आ गए, दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स। व्हाट मार्क्स? मार्क्स विच इज स्कोर्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। और वो एवरेज नहीं होता है बेटा, ये याद रखिएगा, एवरेज अलग होता है, एवरेज हमेशा अलग है मोस्ट प्रोबेबल से। 50 बच्चों के मार्क्स 90 आ गए, 50 बच्चों के मार्क्स 90 आ गए। लेट्स से 40 बच्चों के मार्क्स 95 आ गए, और 10 बच्चों के मार्क्स लेट्स से 0 आ गए, ये लोग फेल कर गए। तो मोस्ट प्रोबेबल क्या मार्क्स है? मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स इज 90 मार्क्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे हैव स्कोर्ड 90 मार्क्स। एवरेज मार्क्स कितना आएगा बेटा? आपको ये करना होगा 50 इंटू 90 प्लस 40 इंटू 95 प्लस 10 इंटू 0 बाई 100, और ये बेटा कुछ अलग नंबर आएगा। समझ में आया? तो ये मोस्ट प्रोबेबल हो गया। एवरेज क्या होगा? सिंपल एवरेज जो होता है वो होता है बेटा, और एवरेज बेटा मोस्ट प्रोबेबल अलग है। मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट मार्क्स होता है, एवरेज फॉर्मूला से आएगा। क्लियर है बेटा? इसका एवरेज निकाल के देखिए, एवरेज निकालेंगे तो कितना आना चाहिए? ये 100 चला गया, तो कितना आ रहा देखिए तो बेटा, 45 प्लस 9 इंटू 4 36 प्लस 2 45 प्लस 37, ये आना चाहिए बेटा एवरेज। 92 आएगा एवरेज, देखिए। तो एवरेज मार्क्स इज एक्चुअली 92, होपफुली 92 है, जो भी है देख लीजिएगा बेटा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, कोई डाउट बेटा? नेक्स्ट। नेक्स्ट
मोलालिटी। बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, वो तो जाके वीडियो देखना होगा बेटा आपको, वो तो लंबा चौड़ा टॉपिक है बेटा। मोलालिटी, बेटा मोलालिटी क्या होता है समझिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, and this mass of solvent should be in kg. For example, ये 3 kg वाटर है और लेट से 60 ग्राम NaOH है, तो इसका मोलालिटी सबको जल्दी से निकालिए। 60 ग्राम NaOH इज एडेड टू 3 kg वाटर। देखो लीटर नहीं होना चाहिए, मास से डिवाइड होगा, वॉल्यूम से डिवाइड नहीं होगा। पर आप बोलेंगे सर 3 kg वाटर और 3 लीटर वाटर दोनों तो एक ही चीज है। बेटा इस केस में एक ही चीज है बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है, बट हर लिक्विड का डेंसिटी 1 तो नहीं होता है ना, ठीक है। तो वाटर के केस में भले ही 3 kg इज 3 लीटर, बट दोज लिक्विड विच डोंट हैव डेंसिटी 1 वहां तो अलग हो जाएगा ना। इसी एक ने हाँ सही है दीपान बेटा, बेटा आपका सही है। सही है, 2 ही लोग आंसर दिए बेटा, दीपान्विता आयुषी, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। सही है सायनदीप बेटा आपका भी सही है, बाकी लोग सॉल्व कीजिए। चलिए और किसी को कोई डाउट बेटा। नो सर। मोलालिटी का डेफिनेशन पूछेगा तो आपको बेटा फॉर्मूला से डेफिनेशन मालूम है। फॉर्मूला में लिखा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट पर केजी, तो आप लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरीके से होता ना डेफिनेशन। ओके सर। बेटा एक्सचेंज एनर्जी अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, रेजोनेंस का एक्सचेंज एनर्जी अभी अच्छा वो एक्सचेंज एनर्जी की बात कर रहे हैं जो आप एटम में देखे थे ना बेटा, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस जानने वाली बात है, ठीक है, वहाँ आप ज़्यादा उसमें नहीं दिमाग लगाना है। ये जो एक्सचेंज एनर्जी था आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आपस में पोजीशन एक्सचेंज करता है तो स्टेबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। अच्छा प्रीवियस वाला बेटा बहुत लोग सॉल्व नहीं किए, ऐसा कैसे बेटा, मोल्स निकालना है ना, तो मोल विल बी 60 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम आएगा, तो आपका 1.5 मोल है। फॉर्मूला में प्लेस कीजिए, मोलालिटी इज इक्वल टू 1.5 बाई 3 kg मोल बाई केजी, तो आएगा 0.5 मोल पर केजी। यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा,
सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी बेटा आप यही लिखिएगा, अगर पूछ लिए तो एक्सचेंज ग्रेटर इज द एक्सचेंज एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट बताएंगे बेटा। कोई डाउट नहीं बेटा, ऐसा कैसे, अब घर में पढ़ाई करेंगे तो डाउट तो आएगा ही आएगा। चलिए सबको है बेटा। हाँ तो डाउट पूछिए बेटा, पहले ही बोले कि डाउट क्लासेस होगा, अभी जो जो पढ़ के आ रहे हैं सब डाउट क्लियर करेंगे। कोई न्यूमेरिकल तो पूछिए कि ये न्यूमेरिकल घर में ट्राई किए नहीं बना। ठीक है, देखते हैं। ने व्हाट्सएप में सेंड किए हैं एक जन है, मतलब हम्म, दीपा ने तो व्हाट्सएप में डाउट सेंड किया है, वो दिखा अच्छा देख रहे बेटा। चलिए ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। अच्छा। अगर डाउट नहीं समझ में आ रहा है तो बॉन्ड एंथैल्पी जाके खोज के पढ़िए बुक से निकाल के। बॉन्ड एनर्जी होता क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी होता क्या है बेटा? फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास बेटा कल बताए थे, मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला मास सेम होता है अपने लिए, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा मास, जूम कीजिए ना सर। फॉर्मूला मास बेटा पुराना कॉन्सेप्ट है, अगेन मोस्टली आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है। फॉर्मूला मास बेटा नहीं, आपका फॉर्मेलिटी और फॉर्मूला मास अब एक्सटिंक्ट हो चुका, ठीक है। और फॉर्मूला मास अगर पूछ लेना बेटा, मॉलिक्यूलर मास मान के सॉल्व कर दीजिए, दिमाग नहीं लगाना है। फॉर्मूला मास अगर पूछ लिया जाए, मॉलिक्यूलर मास मान के क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, सही आंसर आएगा, गलत आंसर आ ही नहीं सकता है, ठीक है।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 15 नंबर, देख सकते हैं खोज के आप बुक में। समय है 10 मिनट का समय दे रहे हैं, बढ़िया से सॉल्व कीजिए इसको। कुछ हो रहा है किसी से? हाँ सर, कर रहे। चलिए बहुत बढ़िया।